हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माहित और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन विद माहित यूट्यूब चैनल। आज ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये अपने डेली स्टडी मटेरियल से थोड़ा हट के एक वीडियो है। इसमें अपने बात करेंगे पीपीएफ काउंट के बारे में। मैं थोड़े थोड़े समय के बाद ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा जिससे अपने ज्ञान में जो जनरल ज्ञान है उसमें अपनी बढ़ोतरी होती रहे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है पीपीएफ काउंट के बारे में। जो सैलरीड पर्सन है, जो जॉब लगे हुए हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है पीपीएफ काउंट, जबकि इसकी जानकारी पूरी तरह से हर किसी को नहीं होती। इस वीडियो में अपने पीपीएफ काउंट के बारे में सब तरह की बातों का जिक्र करेंगे, सब तरह की बातें डिस्कस करेंगे कि पीपीएफ कौन खुलवा सकता है, कहाँ खुलवा सकता है, कितने टाइम तक पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें टैक्स बेनिफिट है या नहीं, पीपीएफ स्कीम ज़्यादा बढ़िया है या इससे हटके एनपीएस स्कीम है वो ज़्यादा बढ़िया है, इसकी भी अपने बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पीपीएफ काउंट। देखते हैं अपने पीपीएफ काउंट क्या है। अपने देश में जो स्मॉल सेविंग है वो करने के लिए जो पीपीएफ काउंट है एक पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम है, ठीक है। इसका जो टेन्योर होता है वो होता है 15 साल का। 15 फाइनेंशियल ईयर होते हैं ये, ठीक है। मार्च से फाइनेंशियल ईयर कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। जैसे मैं बात करूं अब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ये एक फाइनेंशियल ईयर होगा, ठीक है। तो अपना पीपीएफ जो अकाउंट होता है वो कितने टाइम का होता है? 15 फाइनेंशियल ईयर का होता है। जब 15 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद अपने क्या होता है? वी कैन एक्सटेंड पीपीएफ अकाउंट फॉर ए टेन्योर ऑफ 5 ईयर एंड सो ऑन। जब अपने 15 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद अपने पीपीएफ अकाउंट को 5 साल के ब्लॉक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब अगर एक बार एक्सटेंड करेंगे तो वो 5 साल के लिए एक्सटेंड होगा, ठीक है। 5 साल पूरे होने पे फिर उसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो फिर वो 5 साल के लिए एक्सटेंड होगा। मतलब जो एक्सटेंशन होती है वो 5 साल का ब्लॉक होता है और उसको अपने जितनी बार मर्जी एक्सटेंड करवा सकते हैं। ये नहीं है कि 5 साल का आगे एक बार ही होगा या 2 बार होगा। 5 साल के लिए अपने उसको जितनी बार मर्जी एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो पीपीएफ अकाउंट है वो कौन खुलवा सकता है? पीपीएफ अकाउंट है एनी रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन ओपन पीपीएफ अकाउंट। जो भारत का नागरिक है, ठीक है, जो भारत का नागरिक है वो पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, ठीक है। मेनली पीपीएफ अकाउंट कौन खुलवाते हैं? जो सैलरीड पर्सन होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। ये पीपीएफ अकाउंट क्यों खुलवाते हैं? सैलरीड पर्सन और बिजनेसमैन इसलिए खुलवाते हैं कि इनको टैक्स बेनिफिट मिलता है और साथ में उनकी सेविंग हो जाती है। तो इस पर्पज़ के लिए पीपीएफ अकाउंट सैलरीड पर्सन और बिजनेसमैन होते हैं वो ज़्यादा खुलवाते हैं। बट ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि ओनली सैलरीड पर्सन या बिजनेसमैन ही खुलवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट कोई भी इंडियन का, भारत का जो नागरिक है, इंडिविजुअल है, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो खुलवा सकता है। जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो गार्डियनशिप में, मतलब अपने फादर या मदर के साथ अपना जो पीपीएफ अकाउंट है वो खुलवा सकता है। इसमें अपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो एनआरआई हैं और जो एचयूएफ है, हिंदू यूनाइटेड फैमिली, इनका पीपीएफ अकाउंट नहीं होता। इतनी बात समझ में आ गई? देखते हैं वेयर टू ओपन पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट अपने कहाँ खुलवा सकते हैं, ठीक है। अपने ये पढ़ लिया पीपीएफ अकाउंट होता क्या है, ये पढ़ लिया पीपीएफ अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है। अब बात आती है कि अपने पीपीएफ अकाउंट कहाँ खुलवाएं। तो जो पीपीएफ अकाउंट है, पीपीएफ अकाउंट कैन बी ओपनड एट पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जो अपने नेशनलाइज्ड बैंक है, जिनको अपने सरकारी बैंक कह देते हैं, कि जो सरकारी बैंक है उनमें खुलवा सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स, जो प्राइवेट बैंक्स है जैसे एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, ठीक है,
या फिर अपने पोस्ट ऑफिस जो ब्रांचेज हैं उनमें भी अपना पीपीएफ अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। इसमें एक और सहूलत है, वो क्या है कि यू कैन ट्रांसफर योर पीपीएफ अकाउंट टू अनदर ब्रांच और इवन टू अदर बैंक। आप जो पीपीएफ अकाउंट मान लो एक ब्रांच में, मान लो आपने एसबीआई में खुलवा लिया, एसबीआई की कोई भी ब्रांच है जहां आपने, मान लो आपने दिल्ली की एक ब्रांच में पीपीएफ अकाउंट खुलवा लिया, अब आपका ट्रांसफ़र हो गया या आप अदर सिटी में शिफ्ट हो गए, मान लो आप शिफ्ट हो गए मुंबई में, ठीक है, तो आप अपना पीपीएफ अकाउंट क्या है ट्रांसफ़र करवा सकते हो मुंबई की किसी एसबीआई ब्रांच में, ठीक है, और कोई और ब्रांच में, मान लो वहाँ पे पीएनबी की ब्रांच आपको सूटेबल है, नज़दीक है, तो आप जो है वो पीपीएफ अकाउंट उस पीएनबी की ब्रांच में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो। आगे बात करते हैं अपने इसमें नॉमिनेशन की, ठीक है, तो जो इसमें है नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। पीपीएफ अकाउंट में आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हो, अपना वार्ष बना सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने इसमें इंटरेस्ट रेट क्या है। पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या रहता है, इसमें क्या होता है, पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो 1 अप्रैल को, हर साल 1 अप्रैल को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये क्यों है, क्या है, ये पिछले साल का सेम भी हो सकता है, उससे कम भी, ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। जो अभी प्रेजेंट रेट चल रहा है, जो आज की तारीख की बात करूं, अगर मान लो 9 मई 2021 की बात करूं, तो जो इस साल का जो रेट है वो है 7.1%। ये किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है, ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब 1 अप्रैल 2022 की अगर मैं बात करूँ तो इस डेट को ये रेट चेंज हो सकता है, ये इतना भी रह सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और ये हर साल चेंज होता रहता है, ऐसे नहीं कि मान लो मैंने आज 7.1% पे जो इंटरेस्ट रेट पीपीएफ का चल रहा है, आज मैंने 9 मई 2021 को अकाउंट ओपन करवाया पीपीएफ का, तो 15 साल तक टेन्योर कितना है अपना, 15 साल, तो ये नहीं है कि 15 साल तक रेट जो है वो 7.1% ही रहेगा, नहीं, ये हर फाइनेंशियल 1 अप्रैल को चेंज होता है। और चेंज का डिसीजन कौन लेता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो भारत सरकार का मंत्रालय है, ठीक है, वो ये डिसीजन लेता है कि इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा। अब आगे बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है, पीपीएफ अकाउंट में अपना कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, मिनिमम डिपॉजिट जो है 1 साल का वो 500 रुपये रहता है। आपको एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम कितने 500 रुपये डिपॉजिट करने ही करने हैं। मैक्सिमम आप कितना डिपॉजिट कर सकते हो, वो आप कर सकते हो 1,50,000, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम आप 1,50,000 तक डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिट में भी इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स। जो आप इसमें पीपीएफ में अपना डिपॉजिट कर रहे हो, चाहे वो 500 रुपये कर रहे हो, चाहे 1.5 लाख कर रहे हो, जितना मर्जी कर रहे हो, 500 से लेकर 1.5 लाख के बीच में जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो आप अमाउंट पीपीएफ अकाउंट में एक साथ डिपॉजिट कर सकते हैं, या मंथली इंस्टॉलमेंट या क्वार्टरली, जैसे मर्जी डाल सकते हैं। पहले इसमें क्या होता था कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में ओनली 12 डिपॉजिट ट्रांजैक्शन कर सकते थे। डिपॉजिट ट्रांजैक्शन कैसे, कि इसमें अमाउंट जमा ही होती है, क्योंकि 15 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है, 15 साल का ब्लॉक लगा होता है, तो अपने विड्रॉल नहीं होता। कुछ कंडीशंस होती हैं विड्रॉल के लिए, जब बीच में अपने पार्शियल विड्रॉल हो सकता है, उनके बारे में अपने बात करेंगे, बट जनरली अगर बात करें तो इसमें विड्रॉल नहीं होता 15 साल तक। और पहले अपने सिर्फ 12 ही डिपॉजिट ट्रांजैक्शन कर सकते थे, मतलब एक साल में अगर डिपॉजिट की एंट्री जो थी वो 12 ही कर सकते थे। बट अभी जो पिछले साल से, पिछले फाइनेंशियल ईयर से ये जो कैप है उसको हटा दिया गया है। अब आप जितनी मर्जी टाइम इसमें डिपॉजिट की एंट्री डाल सकते हो, ठीक है। आप इंस्टॉलमेंट में भी अमाउंट जमा करवा सकते हो, 1.5 लाख तक, 1.5 लाख लमसम अमाउंट डाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है,
पेनल्टी फॉर इरेगुलर अकाउंट। इरेगुलर अकाउंट कब होगा, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लो 1 अप्रैल 2017 को मेरा अकाउंट खुला, ठीक है, मैंने इसमें 500 रुपये डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये 31 मार्च 2018 तक मेरा अकाउंट रेगुलर चलेगा, ठीक है, क्योंकि जो फाइनेंशियल का मिनिमम अमाउंट थी 500 रुपये वो मैंने डिपॉजिट कर दी है, 1 अप्रैल को ही डिपॉजिट कर दी। अब ये मेरा इरेगुलर नहीं होएगा। अब आ गया 1 अप्रैल 2018 से, मान लो मैंने 31 मार्च 2019 में कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, मान लो जो मिनिमम 500 रुपये डालने थे वो भी मैंने नहीं डाले, तो अब ये अकाउंट क्या माना जाएगा, ये अकाउंट माना जाएगा मेरा इरेगुलर। 1 अप्रैल 2020 को ये अकाउंट मेरा इरेगुलर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ के लिखो क्या लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल हैज़ टू इन्वेस्ट ए मिनिमम सम ऑफ ₹500 एवरी ईयर, ये एवरी है भाई, कल लिखा गया मेरे से, एवरी ईयर इन दी PPF अकाउंट। दिस इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज पर रूल्स गवर्निंग PPF। ए पेनल्टी ऑफ ₹50 is levied if an individual failed to deposit a sum of ₹500 during the financial year. As per latest guidelines by Government of India, an individual cannot extend his her PPF account after 15 years if his her account was irregular any time during 15 years. अब मान लो मैंने 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 में कोई पेमेंट जो थी इसमें जमा नहीं करवाई, फिर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक भी मैंने कोई अमाउंट जमा नहीं कराई। अब मेरा 2 साल के लिए क्या हो गया, इरेगुलर हो गया अकाउंट। अब आया 1 अप्रैल 2021, अब मान लो मैंने रेगुलर करवाना है अकाउंट, तो क्या होगा, 500 रुपये तो मिनिमम पर ईयर के प्लस 50 रुपये पेनल्टी, मतलब 1 साल का कितना लगेगा मेरा 550 रुपये अकाउंट को रेगुलर करने के लिए। तो मेरा कितने साल इरेगुलर रहा है, एक फाइनेंशियल ईयर रहा, एक फाइनेंशियल यहाँ 2 साल, तो 2 साल के लिए 1 साल का 550 है, तो 2 साल का मुझे कितना करना पड़ेगा, 1100 रुपये डिपॉजिट पिछले 2 साल के, और इस साल का 500, मतलब मुझे 1600 रुपये डिपॉजिट करके मेरा खाता रेगुलर होएगा। पहले क्या होता था, खाता रेगुलर होने के बाद अपने 15 साल का जब टेन्योर पूरा होता था तो उसको 5 साल के लिए अपने एक्सटेंड कर सकते थे। बट अभी नई गाइडलाइंस आ गई है कि अगर पिछले 15 साल में आपका जब कभी भी अकाउंट इरेगुलर हुआ है तो आप उसको 15 साल के बाद एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर अपने पार्शियल विड्रॉल की बात करें, PPF से पार्शियल विड्रॉल कब हो सकता है, इन्वेस्टर कैन मेक ए पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम PPF अकाउंट 5 फाइनेंशियल ईयर आफ्टर दे हैव ओपन PPF अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितनी अपने विड्रॉल कर सकते हैं, 50% ऑफ प्रीवियस जो अपना लमसम अमाउंट थी PPF में, मान लो 4th फाइनेंशियल ईयर में जो अमाउंट थी उसका 50%। आगे क्या है, यू कैन टेक ए लोन अगेंस्ट योर PPF अकाउंट बिटवीन दी 3rd and 5th ईयर, जो आप तीसरे फाइनेंशियल ईयर और 5वें फाइनेंशियल ईयर के बीच में आप क्या है जो अमाउंट है उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। जो विड्रॉल था वो क्या है, मैक्सिमम आप 50% ही ले सकते हो, और वो भी किसका, जो 4th फाइनेंशियल ईयर या जिस ईयर में अपने विड्रॉल ले रहे हैं उसके पहले साल का जो PPF अमाउंट है, दोनों का जो लोअर है उसका आप विड्रॉल ले सकते हैं। अगर टैक्स बेनिफिट की बात करूँ मैं, तो जो PPF है, PPF ऑफर्स अप टू ₹1.5 लाख डिडक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट मेड इन ईच फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। द इंटरेस्ट अर्नड each year is also exempted from tax. The accumulated corpus that you withdraw on maturity is also exempted from tax, which makes it a tax free income. इसको PPF को क्या बोलते हैं, ट्रिपल ई बोलते हैं। ट्रिपल ई मतलब एग्जम्प्टेड एग्जम्प्टेड एग्जम्प्टेड, ठीक है।
इसमें क्या है, जो अपने पहले 1.5 लाख हर फाइनेंशियल ईयर में क्या है, वो अपना क्या होता है, टैक्स फ्री, मतलब टैक्स से एग्जम्प्टेड है। दूसरा जो इस पर इंटरेस्ट होता है वो भी क्या है, टैक्स से एग्जम्प्टेड है। ठीक है। उसके बाद जब मेच्योरिटी पे, जब भी मेच्योरिटी पे अपने 15 साल में या 5 साल का एक्सटेंड करके 20 साल में, 25 साल में, जब भी अपने अमाउंट पीपीएफ अकाउंट से विड्रॉ करते हैं तो वो सारी की सारी अमाउंट क्या होती है, वो भी टैक्स एग्जम्प्टेड होती है। इसलिए पीपीएफ को बोलते हैं ट्रिपल ई। ठीक है। तो ये सेविंग के लिए सबसे बढ़िया अकाउंट है, सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, आपकी जो अमाउंट है वो टैक्स फ्री। ठीक है। आपका जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया है उतने टाइम में वो टैक्स फ्री। और जब मेच्योरिटी पे आप अमाउंट विड्रॉल करते हो, जितनी भी 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, जितनी भी आपकी अमाउंट हो वो टैक्स फ्री। ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया वे है इन्वेस्टमेंट करने का और सेविंग करने का। अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपको सेविंग की ज़रूरत है तो आप पीपीएफ में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करिए। ये मैंने छोटा सा टेबल बनाया है आपको कैलकुलेशन दिखाने के लिए। देखो इसमें जो प्रेजेंट रेट चल रहा है 7.1 वो मैंने लिया है। अगर आप हर साल 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 15 साल में कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, 15,000। और जो आपको 15 साल में इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12,121 रुपये। ठीक है। तो टोटल आपको जो अमाउंट मेच्योरिटी पे मिलेगी 15 साल बाद वो कितनी मिलेगी, 27,121 रुपये। ठीक है। अगर आप मान लो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 2,000 रुपये, ठीक है, तो 15 साल में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 30,000 रुपये। आपको जो रेट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 24,243। और जो टोटल आपको कर्पस मिलेगा वो मिलेगा 54,243 रुपये। ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है अलग अलग वैल्यू का, कितनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट करें तो कितना अपने को इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल अपना कर्पस कितना होगा। मान लो अपने हर साल 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 15 साल में अपनों ने कितना इन्वेस्ट कर दिया, 22,50,000। 22,50,000 करने पे अपने को जो 15 साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 18,18,209 रुपये। ठीक है। तो टोटल कर्पस अपना कितना हो गया, 40,68,209 रुपये। ये है अपना 15 साल की मेच्योरिटी पे। अब मान लो मैंने किया है 30 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, मान लो पीपीएफ की। ठीक है। 1.5 लाख मैं लगा रहा हूँ हर साल, 15 साल मैंने 1.5 लाख लगाया, एज मेरी कितनी होगी, 45 साल। जब 45 साल पूरे हुए तो मेरे पास कर्पस कितना था मेरा, 40,68,209 रुपये। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे रिटायरमेंट पे मेरे फंड की ज़रूरत है, अभी मुझे फ़ंड की ज़रूरत नहीं है। तो अभी रिटायरमेंट को मेरे कितने साल पड़े, अगर मान लो मेरी जैसे आजकल रिटायरमेंट होती है 60 की साल में होती है, तो अभी कितने साल बाकी पड़े, 15 साल। अगर मैं इस अमाउंट को 3 साल के लिए और 3 बार मतलब 5-5 साल के लिए और एक्सटेंड करूँगा। ठीक है। और जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यही रहे, अगर मैं यही मान के चलूँ कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1% है, तो जो 60 साल की एज कंप्लीट होने पे जो मेरे पास ये वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, 1,16,92,031 रुपये। ठीक है। तो अगर मैं 30 साल की एज में भी इन्वेस्टमेंट करूं और हर साल 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में जमा करूं तो जो मेरी रिटायरमेंट पे है मुझे फ़ंड कितना मिलेगा, 1,16,92,000। ठीक है। तो ये सबसे अच्छी स्कीम है। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट 20 की एज में स्टार्ट कर सकते हैं या 25 की एज में स्टार्ट कर सकते हैं, जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं पीपीएफ में करें, क्योंकि 15 साल कंप्लीट होने के बाद जो आपका फ़ंड बचेगा, मान लो आपने जो इन्वेस्टमेंट की है 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट की है, तो 15 साल मेरा ये पीपीएफ अकाउंट चला, कितनी एज होगी मेरी, 40 साल। अब फंड मैंने यहाँ कितना रखा था, 15 साल के लिए ही इस फंड को इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखा था। अब मैं इस फंड को कितने टाइम के लिए रख सकूँगा, क्योंकि रिटायरमेंट डेट मेरी 60 साल है और 40 में ये 15 साल पूरे हो गए, मतलब 20 साल के लिए
मैं 5 साल एक्स्ट्रा इस फंड को रख सकता हूँ। ठीक है, अगर 5 साल एक्स्ट्रा मैं इस फंड को रखूँगा तो जो यहाँ मैंने 15 साल के लिए कैलकुलेशन की थी, अब मेरी कितनी होगी, 20 साल के लिए। जब 20 साल के लिए ये फंड रखूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरी, 1,66,23,000 कुछ रुपए होएगी। तो देख लो डिफरेंस कितना आया मेरा, 50 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया 5 साल के अंदर अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ कि पीपीएफ में जितना जल्दी हो सके आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। ये था अपना आज का पीपीएफ का टॉपिक। आई होप मैंने अच्छी तरह आपको समझा पाया हूँ मैं, और आपको अच्छे तरीके से समझ आया है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक ज़रूरी बात, कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना अपने पीक पे है, इसलिए मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को बार बार धोते रहें, और जितना घर से बाहर निकलना कम हो सके उतना घर से कम बाहर निकलिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, और जुड़े रहें अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद माहित के साथ। धन्यवाद।